ये हम लोग का तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। और जैसा कि हम लोग अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट अब तक हम लोग किए हैं, सभी प्रैक्टिस सेट में अलग अलग प्रश्न हम लोग किए हैं अब तक। और हम लोग ने थिंकर्स में लगभग प्लेटो किया, अरस्टो किया, हॉब्स किया, लॉक किया। रूसो का प्रश्न काफ़ी हम लोग टाइप किए हुए हैं और इस प्रश्न को हम लोग आगे करेंगे। अभी एग्जाम का कोई डेट वेट तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग को रिदम में बने रहेंगे। हम लोग सब रिदम में बने रहेंगे और तैयारी हमारी ठीक ठाक चलती रहेगी। और नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि हम लोग सोचेंगे कि नहीं, एकदम लास्ट में एग्जाम का डेट आ जाए और फिर हम लोग क्या करते हैं, जान लगा देते हैं। फिर हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी चले जाएंगे, सुबह जा रहे हैं, पहले 6 बजे चले जा रहे हैं, दोपहर में खाना भी नहीं बना रहे रूम पे, बाहर से लगवा लिए हैं। कितने दिन के लिए? 15 दिन, 1 महीना, 15 से 20 दिन के लिए। तो 15 से 20 दिन में कुछ होने वाला भी नहीं होगा। फिर चाहे 24-24 घंटा पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 24 घंटा पढ़ेंगे सब आपको याद होगा ही। तो इतना कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अगर पढ़ते रहेंगे तो ये हमको क्या होगा, ये हम लोग को जल्दी ही कवर होने लगेगा। ठीक है, ये हम लोग को कवर होगा। 1 मिनट, हाँ यहीं रहता है, क्योंकि कैमरा इस साइड है, हम लोग देख रहे इस साइड रहे हैं। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से और अच्छा खासा तैयार होता है। और लोग जब एग्जाम बचता है 15 से 20 दिन, उसमें पूरा जान लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा पढ़ जाए या तो वो आपको सब याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इसलिए हम लोग को डेली 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं कीजिए, डेली करते रहिए। यह जरूरी नहीं कि यहाँ से कीजिए कहीं से कीजिए, हाँ अगर आपको यहाँ से करना है यहाँ से कीजिए, जिस भी कोचिंग का, क्योंकि आजकल देख रहे हैं सभी कोचिंग से हो कोई भी हो सब लोग प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। और हम तो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं या फिर करवाते हैं, मेरा अपना खुद का इसमें लाभ होता है। हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, वही क्वेश्चन को हम टाइप करते हैं, फिर वही हम लोग आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, वही प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा होगा। आप अपने इस प्रश्न को लिखिए, उस प्रश्न का 360 डिग्री सोचिए। समय है अभी, क्योंकि अभी टाइम है हम लोग के पास, काफ़ी टाइम है एग्जाम होने में। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि भाई कोई चीज़ का जैसे प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें ऑप्शन जो है, उस सारे ऑप्शंस को एक बार चेक कीजिए किस लिए पूछा है, क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एग्जाम टाइम में सोचिएगा कि एक के बार में सब हम लोग पढ़ लेंगे और एक ही दिन में सब याद हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम लोग आज का प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। एक मिनट। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सामाजिक उपक्रम समिति के कितने सदस्य हैं? सामाजिक उपक्रम समिति, समिति जो है होती है संसद में कौन कौन सी? एक होती है अस्थाई, एक होती है अस्थाई। जिसमें आप पढ़ेंगे लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सब समिति हम लोग पढ़ते हैं। फिर पूछता है इसमें बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी है, सदस्यों की संख्या लोकसभा से कितनी है, फिर राज्यसभा से कितनी है। ये सब हम लोग से बार बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आज दीपावली भी है, तो दीपावली दिन भी अगर दीपावली दिन नहीं पढ़ेगा कोई तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग खेलते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति के कितने सदस्य हैं? 30, 25, 22 या 15? 30, 25 या 22, 15? एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा समस्या आती है कथन में, स्टेटमेंट में। तो घटनाचक्र, यूथ के जितने भी कथन हैं लगभग हम यूट्यूब पे अपने वीडियो में सब ऐड कर लिए हैं। उसको आप खाना बनाते टाइम या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी पार्क में, शिवाजी पार्क में है, फिर कटरा घूम रहे हैं, फिर सलोरी में घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं आप, उसको अपने हेडफोन लगाइए और स्टेटमेंट को बार बार सुनते रहिए। सारा स्टेटमेंट 8-10 का स्टेटमेंट तो आना ही आना है एग्जाम में, सुनते रहिए तो याद होता रहेगा। नहीं तो आप भी ऐसे ही कहीं लिखिए, उसको लिख के बोलिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति कितने सदस्य हैं? इसमें आपका ऑप्शन सही है ए। जल्दी थोड़ा करेंगे, आज दीपावली है तो जल्दी करना पड़ेगा। प्राक्कलन समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? प्राक्कलन समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? प्राक्कलन समिति पहली बात तो ये सबसे बड़ी समिति हुई है। प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है। ठीक, फिर एक आती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है इसमें
खास बात यह है कि जो लोक सेवा समिति है, ये अपना रिपोर्ट किसको देती है? अपना रिपोर्ट देती है लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को। अब स्पीकर किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है, 91 में, 92, 93 या 94। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और आपको लगता है कि बिना कमेंट मतलब बिना कहीं टाइप किए, बिना कहीं लिखे, बस आप कथा की तरह आपको लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाते चले जाइए, आपको लगता है ना सब तैयार है, ये क्या होगा? कोल्हू की बैल जैसे चलना जैसा होगा। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देती है? लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन विधायन पर नियंत्रण करता है? ये प्रश्न कब का है? 2021 टीजीटी का है। विधायी नियंत्रण की बात कर रहा है कि जो विधायिका है उस पर नियंत्रण किस तरीके से पाया जा सकता है, और इसमें प्रश्न है कि नहीं पाया जा सकता। तो इसमें आपको स्थगन प्रस्ताव है, इससे तो मिलता है, प्रश्नकाल है, इससे भी है, शून्यकाल है जो, इससे भी है। शून्यकाल जो एक खास बात यह है कि शून्यकाल कहाँ का है? अपने भारत का है। हम लोग क्या किए? कुछ तो नहीं किए, हम लोग शून्य का खोज कर दिए हैं, शून्य का खोज। ठीक, शून्यकाल कब से कब चलता है ये टाइमिंग भी आपको ये पता होना चाहिए, और प्रश्नकाल का भी टाइमिंग पता होना चाहिए। 12 से 1, 11 से 12। इसमें आपका ऑप्शन सही है ए। इसमें क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं में प्रदत्त विधान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? जिला और सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो जिला न्यायाधीश पहली बात तो कोई भी भारत में हो, लेखपाल हो, डीएम हो, एसडीएम हो, जिला हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, कोई भी होगा, कोई भी, सबके ऊपर किसी न किसी का पावर, किसी न किसी का अब फुल लगाम है ही। कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने मन से कुछ भी काम कर सकता है। जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय होता है कहाँ है? आपके जिले पे होता है। अगर आप जिले से होंगे, जौनपुर से हैं तो जौनपुर जाइए। सत्र न्यायालय क्या है? आप कोई भी हत्या अपराध कुछ भी करते हैं तो आपको पहले सेशन कोर्ट ही ले जाया जाता है, सेशन कोर्ट ही ले जाया जाता है। तो सेशन कोर्ट किसके नियंत्रण में कार्य करता है? जिलाधिकारी के, उच्च न्यायालय के, राज्य के, विधि मंत्री के, राज्य के राज्यपाल। ये पहली बात तो जिला और सत्र न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 233 में है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये भी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा था कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसमें है? ये है 233 में। ठीक, और ये किसके अंडर में काम करता है? उच्च न्यायालय के अंडर में काम करता है। कौन? जिला और सत्र न्यायालय। ठीक है, आर्टिकल 233 में। अब आपको बताना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ईमानदारी से बताइए कि राज्य का राज्यपाल किस संविधान संशोधन से, टाइप करेंगे आप मैसेज, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। राज्य का राज्यपाल किस संविधान संशोधन से एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? 109, 105, 110 या 108? सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं 105 छोड़ के। जिसे विशेष प्रक्रिया पूछा है धन, भारतीय धन विधेयक का, धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया की बात किसमें है? तो आर्टिकल 109 में है। प्रक्रिया की बात 109 में, और जब परिभाषा पूछे, प्रक्रिया पहले, परिभाषा बाद में। परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 110 में। किसमें? आर्टिकल 110 में। अनुच्छेद 108 में क्या है? अध्यादेश है। लाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए रोक सकता है? देखिए, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो धन विधेयक जो पढ़ेंगे तो हम लोग को विनियोग विधेयक पढ़ना है। विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में है? विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में, ये पढ़ना है, कैसे पारित होता है। संचित निधि पढ़ना है, आकस्मिक निधि पढ़ना है। आकस्मिक निधि का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ये आपको जानना है। संचित निधि किस आर्टिकल में है? ये आपको जानना है। धन विधेयक कितने दिन का रोकता है राज्यसभा? ये है 14 दिन के लिए। भाई आप राज्यसभा के पास इतना पावर नहीं किए उसको 14 दिन तक होल्ड कर सके, 14 से 15 नहीं कर पाएंगे वो। प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा, संघ
राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, वह संघ और राज्य माने मोदी जी और ममता बनर्जी के बीच अगर डिस्प्यूट होगा तो उसकी सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो उसके किस अधिकार तय में आता है, अपीली आता है, प्रारंभिक है या फिर सलाहकार है। मोदी जी का अक्सर ममता जी से कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। दिल्ली में केजरीवाल से, तो केंद्र में, राज्यों में, स्टेट स्टेट में भी लड़ाई होता है, जैसे कावेरी जल विवाद है, तो किस में आता है, तो इसे आता है किसमें, प्रारंभिक अधिकारिता या क्षेत्राधिकार कहते हैं हम लोग। यहाँ अधिकारिता लिखा हुआ है, ये क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, किस आर्टिकल में है, 131 में है। अपील अपील क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 132 से लेके 136 तक है। तो यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जब भी स्टेट स्टेट का होगा या फिर सेंट्रल स्टेट का होगा कोई भी बात, तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में और क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, कैसे, आर्टिकल 32 से। और हाई कोर्ट कैसे जारी करता है, 226 से। रिट होते कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। अब ये आपको देखना है पांचों में कौन कौन सा है, ये आप खुद देखिए। और हाँ, अगर वीडियो में आपको लगता है कि ये ठीक है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी प्रैक्टिस सेट आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा। और बिना प्रैक्टिस के, हमें नहीं कहते इसी प्रैक्टिस से, कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे तभी स्कोर अब ज़्यादा होगा, और फिर ये डायमेंशनल प्रैक्टिस होगा तो डायमेंशनल हम लोग जैसे सिलेबस को कवर कर सकेंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 139, किसके द्वारा होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय पहले बात 126 में क्या है, 126 में कार्यवाहक, अनुच्छेद 126 में है कार्यवाहक, अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक, 127 में तदर्थ न्यायाधीश, 129 में अभिलेख न्यायालय, 129 में अभिलेख न्यायालय, 127 में तदर्थ। जो ये प्रश्न पूछा है इसका ऑप्शन सही है बी। 126 में कार्यवाहक। तदर्थ न्यायाधीशों की बात में एक और बात बड़ी खास है, क्या है वह बात यह है कि 100 केवल इस सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीश लगाए जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश केवल हाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न तो आपको आएगा एलटी में। किस देश समूह को तीसरा विश्व कहा जाता है। तीसरा विश्व का मतलब क्या हुआ, तीसरा विश्व का मतलब ये हुआ कि कोई दो विश्व होंगे पहले, कोई दो विश्व होंगे पहले से, तब जाके तीसरे की बात आती है। ये दोनों विश्व कौन, एक अमेरिका हुआ एक रूस हुआ, एक अमेरिका एक रूस हुआ। अब अमेरिका और रूस, देखिए एक तो कैमरा इस साइड लगा हुआ है, स्क्रीन यहाँ लगा हुआ है, कैमरा ये है, स्क्रीन यहाँ है, तो दोनों में सामंजस्य बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तीसरा विश्व का मतलब क्या हुआ, देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच, 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध होता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है 45 में, जब 45 खत्म होता है तो 2 साल बाद क्या होता है, 47 में देश आज़ाद हो जाता है अपना। 45 में ये रूस आज़ाद हुआ। जब विश्व युद्ध हो रहा था दूसरा वाला, तो उसमें रूस अमेरिका साथ लड़े थे मिलके, किसके खिलाफ, धुरी राष्ट्र के खिलाफ। धुरी राष्ट्र कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। एक समय ऐसा लग रहा था कि जापान पूरे विश्व पे कब्जा कर लेगा वो, लेकिन नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक होने के बाद अमेरिका के द्वारा वो क्या हुआ, कंट्रोल में आ गया। कौन, अमेरिका, जापान, जिससे वो हार जाते हैं। फिर वही जर्मनी होता है, जर्मनी का कौन है, बर्लिन, बर्लिन जर्मनी को लोग बांट लेते हैं, कौन, अमेरिका और रूस। बर्लिन बाद में, बर्लिन जो उसका राजधानी थी, बर्लिन को भी लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं हम लोग, बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन दीवार गिरती कब है, गिरती है 89 में, 1989 में। कब गिरती है ये, 1989 में, 1989 में गिरती है। फिर वहीं से 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का जो विघटन हो जाता है, 15 देशों का जो समूह था इसका, सोवियत संघ का, ये विघटन हो जाता है। विघटन होने के बाद ये क्या करते हैं, फिर जो 45 से लेकर 90 या 91 तक जो शीत युद्ध चल रहा था वो खत्म होता है।
उसी टाइम में देश जब हमारा आज़ाद हुआ कब, 47 में, 47 से लेके 90 तक भारत के पास भाई मजबूत तो इतना नहीं थे कि ये किसी देश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि देश नया नया आज़ादी मिला था, तो इनको था भाई हम सबके साथ ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर वाली नीति पे चलेंगे। आप लोग लड़ते रहिए, हमको आपसे भी काम लगेगा, हमसे भी सहायता लेंगे, हमको रूस से भी मिलेगा तो रूस से भी लेंगे। अमेरिका पूंजीवादी देश था और ये साम्यवादी थे, कौन, रूस वाले। तो तीसरा कौन था, किसको कहा जाता है, नैम को, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ होता है, बेलग्रेड में। कहाँ पे, बेलग्रेड में, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन होता है बेलग्रेड में, कब होता है, 1961 में। कब होता है, 1961 में। ये क्या है, तीसरा विश्व कहा जाता है। इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो। नेहरू, नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो, 4 लोग। ठीक। पंचशील क्या था, पंचशील, पंचशील होता है कब, 1954 में, भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या था भाई, हम आपके दोस्त में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके साथ अस्तित्व की बात करेंगे हम लोग। तो 5 तरीके का समझौता हुआ था भारत और चाइना का। वो जो चाइना का उस समय का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था, उसका नाम इतना बड़ा उल्टा पुल्टा इसलिए याद नहीं है। तो ये पंचशील समझौता हुआ। नाटो सीटो, आपके एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये पीजीटी और जीएससी के लिए ठीक है। नाटो, सीएटो, मार्शल योजना और सीएटो, सैंटो, सब किसके लिए है? ये सब यूजीसी या फिर जीडीसी के लिए है। तो तीसरा विश्व युद्ध ये हुआ। तीसरा विश्व, इसी को कहते हैं हम लोग किसको, गुट निरपेक्ष को। जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया, ये भी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया, यह बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं। जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया, जिला कलेक्टर का कार्यालय, जिला कलेक्टर का कार्यालय जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन आपका बी सही है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया। कौन, जिला कलेक्टर का जो कार्यालय है वो किसके द्वारा बनाया गया, वारेन हेस्टिंग के द्वारा गया, 1772 समथिंग में, 1772 कुछ ऐसे में। और जिला कलेक्टर, हाँ, ये टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ था। लॉर्ड कर्जन तो संबंधित किससे, 1905 बंगाल विभाजन से। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण मिला, कितना, 10% आरक्षण मिलता है, कौन से संविधान संशोधन से, 102, 104, 103 या 105। किसमें मिलता है, 103 से, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 103 ईडब्ल्यूएस। और संशोधन हुआ किस आर्टिकल में, तो 15(6) में हुआ, 16(6) में हुआ। इसमें हुआ शैक्षणिक संस्थान, इसमें हुआ नौकरियों में आरक्षण। 15(6), 16(6), 15(6) में है शैक्षणिक संस्थान, माने जब कहीं विश्वविद्यालय होगा, जैसे बीएचयू, जेएनयू या कोई भी यूनिवर्सिटी या कहीं भी शिक्षण संस्थान होंगे, वहाँ पे आर्थिक रूप से 15 आर्टिकल 15+6, 16+6 में संशोधन हुआ। 16(6) क्या है, नौकरियों में आरक्षण, 10% सीटें रिजर्व की जाएंगी किसके लिए, जो सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। ये संविधान है 103वां। और हाँ, 103 के बाद हम लोग देखिए यही तो है, जब प्रैक्टिस करें अभी क्या है, 103 है। अभी नया नया एक आया हुआ 106 संविधान संशोधन, जिसको हम लोग कहते हैं नारी शक्ति बंधन योजना। 35% महिलाओं को लोकसभा या फिर मतलब उसमें विधायिका में प्रतिनिधित्व देने की बात करता है, कौन, नारी शक्ति बंधन योजना। कौन सा संविधान संशोधन है, 106वां। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग अध्यक्ष कौन है, रंगनाथ मिश्र, जीएस मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा या फिर आर राम सुब्रमण्यम। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार, पहली बात तो मानवाधिकार आयोग बना कब, ये बना 1993 में, ठीक है।
अब इसको आपको बताना है किसका कार्यकाल कितना, 7 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है, 9 वर्ष होता है, फिर 10 वर्ष होता है इसका अध्यक्ष का। महिला आयोग कब बना? अल्पसंख्यक आयोग 1990 में बना कि 91 में बना? तो इसके ऑप्शन सही है सुब्रमण्यम। चलिए देखिए, सबसे कंफ्यूजन वाला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय विकास परिषद, नाम सेम सेम है, हल्का हल्का अंतर है, जैसे हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपको ऑप्शन है 6 अगस्त 1952, 7 अगस्त 1953, 8 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1952। तो आपका ऑप्शन सही है 6 अगस्त 1952 में। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ? तो ये हुआ सरकारी आयोग की रिपोर्ट में, सरकारी आयोग की रिपोर्ट से हुआ था। कब? 28 मई 1990, ऑप्शन बी। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना यही जो सरकारी आयोग की रिपोर्ट पे 28 मई 1990 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना तो ये किस आर्टिकल से हुआ? तो 263, 264, 170 या 171। 263 में क्या है? हाँ, तो आर्टिकल इसमें सेक्शन कौन सही है? आर्टिकल ऑप्शन ए सही है, 263। इसमें एक और आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखिएगा बार बार प्रश्न पूछता है, आर्टिकल 170। 170 में क्या है? तो राज्य की विधानसभाओं में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं चुने जाएंगे। किस संविधान संशोधन से मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित की गई कि इससे अधिक नहीं होंगे और 12% से कम नहीं होंगे? फिर है, क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1956, 1957, 1958 या 1955 में? क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1956, 57, 58 या 55? क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 1956 में, 1956 में। पेन टाइप लिया जाएगा, पेन टाइप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 1956 में। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। हम लोग काफ़ी कुछ देखें और डेली अगर 20-20 क्वेश्चन देखेंगे, 20, 25, 15, तो हम लोग लगभग सिलेबस हम लोग देखते रहेंगे। अभी जैसे अनुसूची पढ़ना है, अनुसूची में चौथा अनुसूची क्या है, नौवां अनुसूची क्या है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 164 क्या है? अनुच्छेद 164 इक्वल टू 75(3), मुख्यमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 75(3) में प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 17 विघटन और स्थगन में अंतर। फेबियनवाद क्या है? गिल्ड समाजवाद क्या है? श्रेणी समाजवाद क्या है? तीनों में अंतर क्या है? ये हम लोग को पढ़ना है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार में अंतर क्या है? ये हम लोग को जानना है। तो चैनल को जुड़े रहें, आपको धीरे धीरे मिलेगा। और हाँ, जीएस का भी प्रैक्टिस किया जाएगा, जिसका भूगोल होगा उसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर किसी और नए वीडियो में। हैप्पी दिवाली।